हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आईटीआई फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम के लिए हमारा ट्रेड प्रैक्टिस चल रहा है, जो कि आज प्रैक्टिस सेट हमारा 8वां होने वाला है। दोस्तों, इससे पहले हम 7 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं, तो रिक्वेस्ट है वीडियो सेक्शन में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ओके दोस्तों? ताकि जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है आईटीआई फर्स्ट ईयर का, वो सफलतापूर्वक आप अच्छे से क्रैक कर सकें। ओके, तो यह सीरीज बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। ओके दोस्तों, तो इसमें हम प्रैक्टिस सेट में टोटल 38 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो सीरीज से आप लोग जरूर जुड़कर लाभ उठाएंगे और अपने सारे दोस्त फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन इसमें पहला दिया है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स। एमएमएफ का फुल फॉर्म पहले याद रख लेंगे। एमएमएफ का जो फुल फॉर्म होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है। ओके दोस्तों, तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, जिस प्रकार इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ होता है ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, तो उसी प्रकार दोस्तों मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ होता है। ईएमएफ के सिमिलर होता है एमएमएफ। ओके, इससे आप याद रखेंगे। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है? आई बराबर वी बटा आर होता है। ओके, तो वी को यहाँ ईएमएफ भी बोल सकते हैं। तो ईएमएफ क्या कार्य करता है? करंट को ढकेलता है, यानी प्रवाहित होने पर मजबूर करता है सर्किट में। ओके, तो देन उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में आई के जगह फाई हो जाता है और वी के जगह एम एम एफ हो जाता है। देन आर के जगह दोस्तों एस हो जाता है, जिसे हम रिलक्टेंस बोलते हैं। याद रखेंगे, रिलक्टेंस बोलते हैं। और यहाँ पे एम एम एफ जो होता है, इसका यूनिट जो होता है एम्पियर टर्न होता है। याद रखेंगे। और फाई जो होता है फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे। और जो रिलक्टेंस का यूनिट होता है, तो एम्पियर टर्न पर वेबर होता है। तो ये जितना एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, इसे आप लोग जरूर नोट डाउन करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब फार्मूला है। ओके, तो यहाँ पूछा है चुंबकीय वाहक बल का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, चुंबकीय जो वाहक बल है मैग्नेटोमोटिव फोर्स का एम्पियर टर्न होता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एटी से डिनोट करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बी एच वक्र में एक्स द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। दोस्तों, यहाँ पे एक्स द्वारा अंकित भाग है, इसका नाम बताना है। तो याद रख लेंगे, यह आपको दिखाया गया है कोहर्सिविटी। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोहेसिविटी को डिनोट किया गया है जो एक्स वाला भाग है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय परिपथ में समान शब्द होता है। तो दोस्तों, चालकता मतलब जो कंडक्टेंस होता है, तो कंडक्टेंस क्या करता है? वह इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो होने के लिए मदद करता है कंडक्टेंस। तो दोस्तों, जो कंडक्टेंस होता है, इसका जो रेसिप्रोकल यानी उल्टा जो होता है, वह क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में पढ़ेंगे जी बराबर 1/r होता है। ठीक है, जी बराबर 1/r होता है। तो देन उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में पूछा है, तो चुंबकीय परिपथ में दोस्तों परमियंस हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे परमियंस, यह रेसिप्रोकल होता है रिलक्टेंस का। ठीक है, तो यह क्या करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स जो है प्रवाहित करने में वह मदद करता है। कौन? परमियंस। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। परमियंस हो जाता है। जिस प्रकार इलेक्ट्रिकल में चालकता होता है यानी कंडक्टेंस होता है, उसी प्रकार वैद्युत सर्किट में परमियंस होता है। याद रखेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सॉरी बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज द डायामैग्नेटिक सबस्टेंस। दोस्तों, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, ये सब चुंबक के प्रॉपर्टीज होते हैं। आप तीनों को अच्छे से जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में 1 नंबर जरूर देकर जाएंगे। ठीक है, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला याद रखेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा जो होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है,
हिंदी में बात करें तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। पैरा को परा चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तीसरा जो होता है दोस्तों, डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है। डायामैग्नेटिक मटेरियल का जो हिंदी में कहते हैं इसे प्रतिचुंबकत्व। ओके, प्रतिचुंबकत्व। तो दोस्तों यहाँ पे जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, इसका जो एग्जाम्पल होता है, यह फेरस, निकिल, कोबाल्ट होता है। तो इसका प्रॉपर्टीज ये होता है कि किसी भी चीज़ को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा मात्रा में आकर्षित करता है। जैसे चुंबक है, तो चुंबक को क्या करेंगे, अगर लोहे से सटाएंगे या फिर फेरस से या निकिल से या कोबाल्ट से सटाएंगे तो बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो ये इसका गुण होता है। दूसरा पैरामैग्नेटिक, यानी परा वैद्युत जो चुंबकत्व होता है, तो उसका प्रॉपर्टी होता है कि अपनी तरफ आकर्षित करेगा लेकिन बहुत कम मात्रा में करेगा। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है आपका कापर होता है। जिस शब्द में लास्ट में एम लगाता है, जैसे प्लेटिनम, मैग्नीशियम, तो ये सब जो है पैरामैग्नेटिक जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसका एग्जाम्पल है। तीसरा जो होता है दोस्तों, डायामैग्नेटिक, यह क्या कार्य करता है कि यह चुंबक के द्वारा किसी वस्तु को बिल्कुल नहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ओके, तो वह होता है डायामैग्नेटिक। दोस्तों जो डायामैग्नेटिक होता है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इसका क्या होता है, तो याद रखेंगे डायामैग्नेटिक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो आपका लकड़ी होता है वह डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है। ओके, बाकी क्वेश्चन में दिया है दूसरा निकिल, तो ये फेरो का होता है। प्लेटिनम, मैग्नीशियम, ये सब पैरा का होता है, याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है। दोस्तों भंवर धारा इंग्लिश में इसे ईडी करंट कहते हैं। तो ईडी करंट एक प्रकार का लॉस होता है। कहाँ होता है लॉस, देखिए कोर जो होता है, हम ट्रांसफार्मर का या फिर मोटर का या जनरेटर का कोर बनाते हैं, तो कोर दो प्रकार से होता है। ठीक है, तो पहला जो होता है, क्या होता है पहला दोस्तों होता है ईडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉस। दूसरा हिस्टैरिसीस लॉस होता है। दो प्रकार का होता है। तो हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए कोर में सिलिकॉन स्टील मिलाते हैं, और दोस्तों ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम कोर को लेमिनेट करते हैं। तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो दो प्रकार का होता है, पहला हिस्टैरिसीस, दूसरा ईडी करंट। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा है कि क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईडी करंट। हाँ, ईडी करंट का जो होता है फार्मूला, देखिए पी ई बराबर नीटा बी स्क्वायर, बी मैक्स स्क्वायर, एफ स्क्वायर, टी स्क्वायर भी, ये होता है ईडी करंट का फार्मूला। देन एक होता है हिस्टैरिसीस, तो हिस्टैरिसीस का फार्मूला देख लेते हैं, नीटा बी मैक्स 1.6 एफ वी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो भंवर धारा होती है किसके समानुपाती यहाँ पे है, तो देख सकते हैं P समानुपाती F के है। ओके, तो पी ई समानुपाती एफ स्क्वायर के है, एफ के है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है यही कि भंवर धारा किसके समानुपाती है, तो आप टिक लगा देंगे ऑप्शन सी को, यानी फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है। तो क्वेश्चन बोला है कि संधारित्र का जो धारिता होता है, कैपेसिटर होता है, किस मान के कारक द्वारा निर्धारित हो रहा है। तो देखिए इसका क्या होता है, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ओके, याद रखेंगे। तो दोस्तों सी जो होता है समानुपाती ए के होता है, और व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, डी के होता है। यानी क्षेत्रफल हम बढ़ाएंगे, मतलब उसका डायमीटर क्षेत्र बढ़ाएंगे, बीच की दूरी को बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, एक कैपेसिटर कम होगा हमारा। ओके, तो इसमें पूछा है धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है, तो इस प्रश्न का याद रखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ द प्लेट। ओके, एरिया ऑफ द प्लेट, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टिक लगा देंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 है, आरएफ युग्मन परिपथ में किस प्रकार के कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, किसका प्रयोग किया जाता है, किस कैपेसिटर का? मोनोलिथिक कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा यदि 240 वोल्ट पर 5 एम्पीयर धारा ले, 50 हर्ट्ज आवृत्ति, 0.8 शक्ति गुणांक है। तो दोस्तों क्वेश्चन बोला है प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा। ओके, तो देखिए एसी में, देखिए ओम्स लॉ जो होता है डीसी में क्या होता है, V बराबर आई आर होता है या R बराबर V बटे आई। लेकिन जब हम प्रेरकत्व में यूज करते हैं तो R को हम Z लिखते हैं। ओके, R के जगह Z लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z बराबर V बटे आई हो जाएगा। तो V का मान दिया है कितना, 240, और I का मान कितना है, 5 है। काटेंगे 48 आ जाएगा, ओम आ जाएगा, है ना दोस्तों। अब पूछा है प्रतिरोध का मान, तो प्रतिरोध का मान पूछा है तो हम जानते हैं कॉस फाई बराबर आर बाई जेड। ओके, तो यहाँ से आर का मान निकाल लेंगे, आर बराबर कॉस फाई इंटू जेड हो जाएगा। तो दोस्तों कॉस फाई क्वेश्चन में दिया है 0.8 है। ठीक है, और जेड का भी मान निकाले हैं 48। जब इसे हम सोल्व करेंगे, ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 48 में जब 8 से गुणा करेंगे तो 8 64 हो जाएगा, और 8 चौके 32 और 6 38। ठीक है, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा, यानी कि 38.4 वाट आ जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ वाट गलत है, यहाँ ओम होना चाहिए, 38.4 ओम आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, तीन कला प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पश्चगामी से नीचे होने का प्रमुख कारण क्या है? तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो मेन जो प्रमुख कारण होता है क्या होता है, अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति, यानी रिएक्टिव पावर ड्यू टू मोर इंडक्टिव लोड। जो दोस्तों सर्किट में जो पश्चगामी, देखिए 3 प्रकार का पावर फैक्टर होता है, एक होता है लीडिंग पावर फैक्टर, ओके, एक होता है लैगिंग पावर फैक्टर, एक होता है यूनिटी पावर फैक्टर। तो लीडिंग पावर फैक्टर कैपेसिटर के कारण आता है, जो लीडिंग पावर फैक्टर अच्छा होता है। ठीक है, लैगिंग पावर फैक्टर इंडक्टर के कारण होता है, और जो दोस्तों यूनिटी पावर फैक्टर होता है ये रेजिस्टेंस के कारण होता है। तो याद रखेंगे, तो यहाँ पे क्या बोला है, पश्चगामी है, तो पश्चगामी रहेगा तो क्या रहेगा, अधिक प्रेरण भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एसी परिपथ में रिएक्टिव पावर पी आर का सूत्र क्या है? तो देखिए सर दोस्तों 3 प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव पावर होता है, ठीक है, एक होता है रिएक्टिव पावर, और तीसरा जो होता है ऑपरेंट पावर होता है। तीनों का आप याद रख लेंगे, कोई भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो जो एक्टिव पावर का फार्मूला होता है P बराबर वी आई कॉस फाई होता है। ओके, मात्रक इसका वाट होता है, ये भी पूछता है आपसे। दोस्तों रिएक्टिव पावर जो होता है, तो रिएक्टिव पावर का क्या होता है, Q बराबर होता है वी आई साइन फाई होता है। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होता है। ठीक है दोस्तों, जो अपरेंट पावर होता है S बराबर वी आई होता है, वोल्ट एम्पियर, तो इसका मात्रक वोल्ट एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर होता है। ठीक है, और यहाँ वाट के जगह किलो वाट भी दे सकता है। तो ये 3 प्रकार का ये फार्मूला होता है, तीनों फार्मूलों को आप अच्छे से जरूर याद रख लीजिएगा, कोई भी तीनों में से आपसे फार्मूला एग्जाम में पूछ सकता है। ओके दोस्तों, तो नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा पॉज करके। यहाँ पूछा है रिएक्टिव पावर का, तो रिएक्टिव पावर का क्या बताए थे, रिएक्टिव पावर का क्या होता है पी आर बराबर वी आई साइन थीटा। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके,
याद रखेंगे। वही दोस्तों एक्टिव पावर पूछता तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाता। देन अगर आपको ऑपरेंट पावर पूछता तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या है 11, 11वां क्वेश्चन नंबर है। दिया है आर बराबर 5 ओम, एक्सएल बराबर 36 ओम और एक्सी बराबर 24 ओम। तो परिपथ में प्रतिबाधा की गणना करना है। तो दोस्तों देखिए, प्रतिबाधा जो इम्पीडेंस बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, अब इसमें देखेंगे एक्सएल में जो बड़ा है या एक्सी में जो बड़ा है उसको पहले लिख देंगे। तो एक्सएल में है तो एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो देखिए आर, आर का मान 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब अंदर एक्सएल, एक्सएल 36 है, 36 माइनस एक्सी 24 का होल स्क्वायर। दोस्तों 36 में से 24 जाएगा तो 6 6 12, 12 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो जेड बराबर 25 प्लस आपका कितना हो गया, 12 हो गया, 12 का स्क्वायर तो 12 का 144 होता है। ठीक है, तो जब इसको 144 में 25 जब जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा। दोस्तों 169 का वर्गमूल क्या होता है, क्या होता है 13 होता है। ठीक है, 13 होता है, याद रखेंगे। तो जेड का मान कितना आ जाएगा 13 ओम आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, परम सत्य हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला विथ न्यूमेरिकल है। आप लोग अच्छे से जरूर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, रिमेंबर कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 है। प्रतिरोध आर 15 ओम बस प्रतिघात एक्स 20 ओम, 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति से जुड़े आरएलसी परिपथ के शक्ति गुणांक की गणना करना है। ठीक है दोस्तों, शक्ति गुणांक की गणना करना है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जेड बराबर क्या हो जाएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आर का मान कितना दिया है 15 दे दिया है। तो 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा, 15 15 में 225। देन उसके बाद एक्सएल का मान 20 ओम है, तो जब 20 ओम 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जेड बराबर जब सोल्व करेंगे तो 400 में 225 जोड़ेंगे 625, 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 होता है, 25 ओम आ जाएगा। ओके, अब जेड का मान 25 ओम आ गया तो हमें ज्ञात करना है शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर का मान। तो देखिए cos फाई बराबर होता है आर बाई जेड, याद रखेंगे। cos फाई का फार्मूला होता है आर बाई जेड। तो आर का मान दे दिया है 15 और अभी जस्ट निकाले हैं जेड का मान 25। ठीक है दोस्तों, तो इसे जब हम सोल्व करेंगे, ठीक है, तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा, क्योंकि पावर फैक्टर का कोई यूनिट होता नहीं है। तो याद रखेंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। ठीक है, कास फाई बराबर आर बाई जब जेड करेंगे तो जब 15 में क्या करेंगे 25 से भाग देंगे तो 0.6 आ जाएगा। नहीं जाएगा दशमलव, एक शून्य बढ़ाएंगे और 25 छक्का 150 होता है तो 0.6 आ जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है। एसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों जो इसको एसी परिपथ होता है इसमें अगर पावर फैक्टर कम है तो कैसे उसको बेहतर बनाया जा सकता है, अच्छा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे बेहतर बनाने के लिए बाई कनेक्टिंग कैपेसिटर इन पैरेलल। दोस्तों संधारित्र को अगर समांतर में आप लगा देंगे एसी परिपथ में तो वह बेहतर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा काम करेगा। ठीक है दोस्तों, कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं हम, क्यों करते हैं देखिए, जब पावर हमारे घर में सप्लाई आता है तो बहुत सारे इंडक्टिव लोड लगे रहते हैं। ठीक है, तो इंडक्टिव लोड क्या होते हैं, वह पावर को क्या करते हैं लैग कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है करंट लैग होता रहता है। तो जब करंट लैग होता है तो इसलिए सप्लाई में करंट स्लो जाने लगता है। तो उसमें क्या करते हैं, जब संधारित्र हम समांतर में जोड़ देते हैं तो संधारित्र का गुण बताए हैं, यह
इसमें करंट लीड करता है। ओके, जब करंट लीड करेगा, संधारित्र को जोड़ देंगे तो करंट अच्छा हमें मिलने के लगेगा, अच्छा मिलेगा तो सप्लाई में वह बैलेंस कर देगा। ठीक है, ज़्यादा जो लो वोल्टेज की समस्या नहीं रह जाएगी, तो इसलिए संधारित्र का हम प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि एसी परिपथ में कम पावर फैक्टर है तो उसे कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो याद रखेंगे, बाई कनेक्टिंग कैपेसिटर इन पैरेलल में जोड़कर। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, 14 है, एसी समांतर परिपथ में धारा के कुल अवरोध के रूप में किस वैद्युत शब्द के परिभाषित किया जाता है। तो देखिए, एसी समांतर परिपथ में धारा के कुल अवरोध के रूप में, ठीक है, टोटल अपोजिशन टू करंट इन एसी पैरेलल सर्किट। तो पैरेलल सर्किट में धारा के कुल अवरोध को हम किससे डिनोट करेंगे। तो याद रखेंगे, जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडमिटेंस हो जाएगा। ओके, एडमिटेंस हो जाएगा किसमें, पैरेलल में। याद रखेंगे दोस्तों, वहीं सीरीज में रहता तो सीरीज में क्या हो जाता, रजिस्टेंस हो जाता, नो डाउट, लेकिन पैरेलल दिया है तो पैरेलल में हमारा क्या हो जाएगा, एडमिटेंस हो जाता है। दोस्तों एडमिटेंस जो होता है इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल होता है। जब हम समांतर सर्किट बनाते हैं तो क्या होता है, जो एडमिटेंस होता है वह रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रमानुपाती जेड के होता है, और जो कंडक्टेंस होता है वह कंडक्टेंस जो होता है समानुपाती किसके, व्युत्क्रमानुपाती होता है, रेजिस्टेंस के होता है। देन उसके बाद जो रिएक्टेंस होता है बी एक्स, वह समानुपाती रिएक्टेंस को होता है, एक्सएल या एक्सी से होता है। तो इन तीनों को आप याद रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन अगला है, 3 कला 2 वाट मीटर विधि में वाट मीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों याद रखेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, मीटर में दबाव कॉइल के कनेक्शन को उल्टा करके। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मीटर में दबाव कॉइल के कनेक्शन को उल्टा करके हम क्या करेंगे, ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर धनात्मक प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2 वाट मीटर W1 W2 विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें यदि 1 वाट मीटर W2 रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो इसको आप याद रखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, W1 माइनस W2 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन नो डाउट आप लोग प्रैक्टिस जरूर सभी क्वेश्चन का करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम ओरिएंटेड जो भी जहाँ से भी क्वेश्चन मिलता है उसे आप लोग ज़्यादा मॉक टेस्ट के रूप में प्रैक्टिस करिए, वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 है, कौन सी युक्ति सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख लेंगे। जो फोटोवोल्टाइक सेल है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फोटोवोल्टाइक सेल सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जो हमारे छत पे, सभी के छत पे सोलर पैनल लगे होते हैं, तो सोलर को क्या करती है, सोलर के विकिरण को कलेक्ट करके वह हमारी बैटरी को चार्ज करती है। देन हमें इन्वर्टर के माध्यम से डीसी से एसी में सप्लाई मिलता है हमारे घर में। ओके, याद रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। बैटरी की क्षमता याद रखेंगे दोस्तों, कैसे बताई जाती है। तो बैटरी की क्षमता एम्पियर आवर में हम व्यक्त करते हैं। ठीक है, एम्पियर आवर में बैटरी की क्षमता व्यक्त करते हैं। तो हमारे घर में जो इन्वर्टर लगता है 150 H, 200 H, 220 H ऐसे होता है। और दोस्तों छोटी जो बैटरियाँ होती हैं हमारे मोबाइल वगैरह में जो होती है, इसका जो देखते होंगे आप, यूनिट होता है, मात्रक होता है mAh में होता है, यानी मिली एम्पियर आवर में होता है, यानी छोटी होती है। और बड़ी जो बैटरियाँ होती हैं एम्पियर आवर में इसका रेटिंग होता है। ओके, याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी सही हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है,
उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। उसे हम बकलिंग कहते हैं। ठीक है, बकलिंग के कारण द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने का कौन सा प्रभाव होता है। तो यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए, हीटिंग इफेक्ट कैसे होता है, जब हम एनर्जी देते हैं, ठीक है, तो नाइक्रोम के द्वारा हीटर जो होता है, हीटर हमें क्या करता है, उसमें उष्मा उत्पन्न करता है, यानी प्रकाश को सॉरी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है उसमें हीट एनर्जी में उसे एक्सचेंज कर देता है। लाइट जो होता है, हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बल्ब को देते हैं और हमें प्रकाश ऊर्जा के रूप में हमें फीड देता है। मैग्नेटिक सर्किट हम ट्रांसफार्मर में या फिर मोटर में इलेक्ट्रिकल देते हैं तो वो हमें मैग्नेटाइज होके वह चुंबकित होकर हमें क्या करता है, मोटर चलने लगता है। ओके। और केमिकल जो होता है दोस्तों, केमिकल जो होता है, केमिकल का होता है वह द्रव में मतलब जैसे रासायनिक जो है बैटरी का हमारा है, बैटरी में होता है ना H2SO4 भरा रहता है, तो उसका क्या होता है, उसमें केमिकल इफेक्ट होता है। यही क्वेश्चन में पूछा है, तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है, समांतर युग्मक परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा। याद रखिएगा दोस्तों, क्या प्रभाव होगा, तो विल गेट शॉर्ट सर्किट। ओके, लघुपतित यानी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। कैसे, देखिए, समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए, देखिए दोस्तों, जैसे प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, ओके, माइनस है, तो ये तो प्लस प्लस माइनस माइनस जोड़ देंगे तो यही तो हमारा समांतर होता है, समांतर परिपथ होता है। तो अगर क्या करेंगे, प्लस के जगह प्लस में न जोड़ के प्लस के जगह माइनस में जोड़ देंगे तो यही क्या कर जाएगा, शॉर्ट कर जाएगा। जैसे हमारे घर में इन्वर्टर की बैटरी है, तो उसमें एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है निगेटिव टर्मिनल, और जो हमारा 12 वोल्ट का जो इन्वर्टर से बाहर आउटपुट सप्लाई आता है, तो उसमें प्लस का रेड होता है और माइनस का देखते हैं ब्लैक होता है। तो दोस्तों, अगर माइनस को क्या करेंगे, प्लस के स्थान पे प्लस को माइनस के स्थान पे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा बैटरी। ओके, इजी। तो याद रखेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, विल गेट शॉर्ट सर्किट। 21 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वह शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। दोस्तों, बैटरी में जो होता है दो प्रकार का कनेक्शन होता है। पहला जो होता है सीरीज कनेक्शन, दूसरा होता है समांतर कनेक्शन। तो नंबर 22 है, बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। हाइड्रोमीटर का जो उपयोग होता है वह डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दोस्तों, जो विद्युत अपघटन होता है का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने के लिए जो हाइड्रोमीटर होता है उसका प्रयोग किया जाता है बैटरी को जब चार्ज होती है। ओके, जो हाइड्रोमीटर होता है मेन गुरुत्वीकरण उसका जो ग्रेविटेशनल होता है ना बैटरी का, वह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। तो आप इसको याद रखेंगे, चांदी का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है वह 1.1182 mg पर गुलाम होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, सीसा अम्लशील की निरावेशन मतलब डिस्चार्ज, ठीक है, कि रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे इसे आप। जो नेगेटिव होगा उस पर क्या आएगा, लेड सल्फेट आता है, यानी PbSO4 आ जाता है। ओके, तो इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लेड एसिड बैटरी होती है वह डिस्चार्जिंग के समय जो निगेटिव प्लेट होता है उस पर PbSO4 आ जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, सीसा अम्ल बैटरी में विभाजन का क्या उद्देश्य होता है। जो सेपरेटर होता है दोस्तों, विभाजन होता है उसका क्या प्रयोग होता है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद रखेंगे। जो विभाजन होता है उसका धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघुपतित होने से रोकना होता है। जैसे प्लस है, ये निगेटिव है, तो बीच में सेपरेटर रहता है, तो शॉर्ट सर्किट होने से यह बचाता है। ठीक है,
याद रखेंगे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, परिपथ का कल निर्गत वोल्टेज क्या होगा। दोस्तों आउटपुट वोल्टेज पूछा है, इसका क्या होगा, तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए यहाँ 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। अगर समांतर क्रम में है तो सभी को वोल्टेज का मान बढ़ जाता है बैटरी में। ओके, तो क्या हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो फिगर में दिखाया गया है, बैटरी को किसमें जोड़ा गया है, एक दूसरे के सीरीज में जोड़ा गया है, सॉरी समांतर में नहीं जोड़ा गया है, सीरीज में जोड़ा गया है। तो पहले का प्लस, दूसरे का माइनस, और तीसरे का प्लस, चौथे का माइनस, पाँचवें का प्लस, इस प्रकार जोड़ा गया है। तो अगर श्रेणी क्रम में हम इस प्रकार जोड़ देते हैं तो वोल्टेज का मान हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, शायद ऊपर हम गलत बता दिए होंगे, उससे माफ़ी चाहेंगे। दोस्तों जो बैटरी होता है, बैटरी में अगर हम श्रेणी क्रम में उसे जोड़ते हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसमें वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। ओके, अब जब उसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं उसको, जब बैटरी को, बैटरी का कनेक्शन, तो उसमें हम करेंट का मान बढ़ जाता है, वोल्टेज का मान सेम रहता है, चाहे 10 बैटरी लगाएं चाहे 50 लगाएं, सिर्फ उसमें करंट का मान बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन सीरीज में वोल्टेज का मान बढ़ता है। तो इस सर्किट में 3 वोल्ट दिया है, जैसे 1.5, 1.5, 1.5 तीन सोर्स दिया है और प्रत्येक का 1.5 है, तो यहाँ पे 4.5 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। पेंटेड होल्डर संयोजन के लिए अंडर राइडर की गांठ का उद्देश्य क्या है। तो क्या उद्देश्य होता है दोस्तों, याद रखेंगे। मेन इसका जो उद्देश्य होता है वह सामान्य टर्मिनल से तनाव से कम करना। ठीक है, यानी रिड्यूस द स्ट्रेन फ्रॉम द टर्मिनल एक्सेस सीरीज। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है। दोस्तों यह प्रतीक आपको दिख जाए तो आप इसका नाम क्या बताएंगे, इसका नाम आप बता देंगे प्लग एंड सॉकेट। ओके, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्या है, प्लग और सॉकेट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच एक लैंप 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग करेंगे। ओके, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, आरेख का नाम क्या है। दोस्तों आरेख दिखाया गया है, इसका नाम बताना है। तो आप इसका नाम क्या बताएंगे, यह सर्किट डायग्राम को दिखाता है। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस प्रकार के रिले को एसी और डीसी दोनों में संचालित किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, जो आपका इम्पीडेंस रिले होता है उसको एसी देन डीसी दोनों में यूज कर सकते हैं। किसको, इम्पीडेंस रिले को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, सामग्री प्रतीक का नाम क्या है। यह प्रतीक दिखाया गया है, नाम बताना है, इसका नाम क्या है। दोस्तों याद रख लेंगे, जो इसका नाम है मल्टी पोजिशन स्विच सिंगल पोल। ओके, मल्टी पोजिशन स्विच सिंगल पोल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, बहुमंजिला इमारत के लिए तारों की ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्यों जरूरी है। दोस्तों क्या होता है इसमें, इजी टू फॉल्ट फाइंडिंग विथ मेनी फ्यूजेज, यानी कौ फ्यूज के साथ दोष ढूंढने में सरलता होती है। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। जो नायलॉन होता है दोस्तों, नायलॉन का सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, किसका, नायलॉन का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, यह प्रतीक क्या दर्शाता है। तो यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रतीक क्या दर्शाता है, तो आप इसे क्या बताएंगे, यह सीलिंग फैन को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, अगर इस तरह करके ये इस तरह दिखा दिया जाता है तो वह दीवार फैन हो जाता है। ठीक है, दीवार वॉल फैन हो जाता है, और इस प्रकार सीलिंग फैन होता है। इस तरह इसमें कर देंगे तो एग्जॉस्ट फैन हो जाता है। तो ये सब का आप ये बात याद रखेंगे।
जो फिगर में दिखाया गया है ऑप्शन बी को दिखाया गया है, सीलिंग फैन को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या होता है? तो दोस्तों क्या फ्यूज द्वारा लिया गया समय होता है? कट ऑफ फैक्टर होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, वायरिंग का ट्रिप सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त होता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, जो वायरिंग का ट्री सिस्टम होता है वह सबसे उपयुक्त स्थान जो होता है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों की जाती है? तो याद रखेंगे क्यों की जाती है सिफारिश? एवॉइड इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, यानी बिजली के व्यतिकरण से बचने के लिए होम थिएटर और पावर वायरिंग की अलग अलग वायरिंग की सिफारिश की जाती है। ठीक है, तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आज का प्रैक्टिस सेट का टोटल 38 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और ज़्यादा ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में इसे फॉरवर्ड जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इसका अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।